Unacademy. Let's crack it. शुरू करते हैं। तो मैं अपनी कहानी आज की शुरू करना चाहूंगा वेक्टर से। ठीक है, मेरे सारे लेक्चर जो है ना कहानी की फॉर्म में ही चलते हैं। तो मेरे भाई देखो, वेक्टर आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। अब देखो, जैसे मैं चल रहा हूं, अब मैं चला 3 कदम, तो 3 कदम हुआ मैग्नीट्यूड, और मैं इस डायरेक्शन में चला हूं तो ये हुई मेरी डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? मेरा चलना हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी हिसाब से देखो, जैसे मार्कर को हम भेजें ऐसे, तो मार्कर किस डायरेक्शन में जा रहा है आपकी स्क्रीन पे? अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, मार्कर किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है ना, लेफ्ट में जा रहा है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई लेफ्ट में, इसकी डायरेक्शन हो गई लेफ्ट में, और ये कितना डिस्टेंस चला वो हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहां पे आपके पास दो चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, देखो जैसा मैंने यहां पे दिखाया भी है, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो एरो का हेड होता है उसे हेड बोलोगे, उसके बैक वाले पोर्शन को टेल बोलोगे। एरो की डायरेक्शन क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताती है, और एरो की लेंथ आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। ठीक है, तो मैं वेक्टर की डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। अ क्वांटिटी दैट पोजेसेस, देखो बेसिक से समझोगे ना तो पकड़ लोगे इस टॉपिक को, दैट पोजेसेस, और इतना गारंटी दे रहा हूं कि आज बहुत आई ओपनिंग सेशन होने वाला है। दैट पोजेसेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। अब देखो, वेक्टर के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं भाई, आप लोग बता सकते हो वेक्टर के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल? सबने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। जैसे मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट, जैसे मेरे भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें वेक्टर हैं, ये सब चीजें वेक्टर हैं। और देखो, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो बिना डायरेक्शन के अधूरी हैं, बिना डायरेक्शन के अधूरी हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि मान लो बैंगलोर में, जैसे मैं हूं कि बैंगलोर से हैदराबाद लेटस से 200 किलोमीटर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा ही होगा, लेटस से 200 किलोमीटर है, लेकिन ना मैंने ये बताया ईस्ट, ना बताया वेस्ट, ना नॉर्थ, ना साउथ। जब मैंने ये बताया ही नहीं किस डायरेक्शन में है मेरे भाई, तो आप जाओगे कैसे? आप चलना भी शुरू करोगे तो किस दिशा में? राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सामने जाना है, पीछे जाना है? अरे भाई, जाना कहां है? तो ये भी तो बताना जरूरी है। तो इस तरह की क्वांटिटीज जहां बिना डायरेक्शन के काम ना बने, जहां बिना डायरेक्शन के काम ना बने, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब मेरे भाई, आप वेक्टर को शो कैसे करते हो? वेक्टर को शो किया जाता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा के। तो इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी वेक्टर। मैं मानता हूं, देखो इतना बेसिक तो मेरे भाई आप सभी लोगों को पता होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर को आप तीन चीजों से बना सकते हो, Vx i कैप, Vy j कैप, Vz k कैप। इन तीनों चीजों से बना सकते हो। x y और z, x y और z, इन तीनों से बना सकते हो i कैप, j कैप और k कैप। तो i कैप, j कैप और k कैप क्या होते हैं मेरे बंधु? ये तीनों होते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों होते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है
दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पे अपना मोस्ट पॉपुलर मोनू है। मोनू यहां से यहां जाना चाहता है भाई, ठीक है भाई, मोनू को यहां जाना है। ये मोनू की इनिशियल पोजीशन है, ये मोनू की फाइनल पोजीशन है। तो अब देखो मेरे भाई मोनू कैसे चल के जाता है। मोनू चल के जाता है ऐसे, और फिर मोनू चलता है नीचे की तरफ। तो अब देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस आया डेल्टा आर वेक्टर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके लिए? ये आपके लिए है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपने इनिशियल से फाइनल का जो एरो बनाया ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन बाय मींस ऑफ अ एरो। अब देखो मेरे भाई, अगर आप ओरिजिन से एक वेक्टर बनाते हो इनिशियल पोजीशन का, तो इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो इसको हमने बोल दिया आर आई वेक्टर। ऐसे ही आप ओरिजिन से फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर बनाओगे दैट इज आर एफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरे भाई वो क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं? देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो ई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक पूरी डायरेक्शन होती है एच वेक्टर। फिर ऐसे ही मेरे भाई फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल में फ्लक्स डेंसिटी होती है डी वेक्टर और मैग्नेटिज्म में होती है बी वेक्टर। तो इस टाइप की क्वांटिटीज, ये सभी क्वांटिटीज क्या हैं? ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। इसमें डायरेक्शन आपकी मैटर करती है, तो ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके साई, जैसा मैंने बोला ये चैनल क्रिएट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव हिंदी चैनल क्रिएट करने का है, जैसे मैंने तेलुगु चैनल क्रिएट किया है। तो प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी टू टीच एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, आई कांट रन ऑल माय चैनल्स इन इंग्लिश, आई कांट डू दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, नॉट एवरी कंटेंट दैट आई प्रोवाइड कैन बी इन इंग्लिश. I also have to take care about the connection that I get with the students, and many students have come to me and said that they are not very good in English, they are not able to understand the concepts when I am teaching in English. Okay, so I have to take care about that as well. Now अब आते हैं फेजर पे। अब देखो मेरे भाई फेजर क्या होता है। फेजर एक, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ही बताता हूं। फेजर इज अ vector representation of sinusoidal quantity of sinusoidal quantity। आप कहोगे सर ये साइनोसोइड क्या होता है? तो मेरे भाई इतना पता होना चाहिए कि साइन और कोसाइन को साइनोसोइड बोला जाता है। साइन और कोसाइन को साइनोसोइड बोला जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? अब देखो मेरे भाई, साइन और कोसाइन को वेक्टर में दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ऐड करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं, अब मेरे भाई इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री से अप्रोच करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यानी देखो, अगर मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अगर मैं बोल दूं कि ये वैल्यू निकालो,
अब अगर आप इस पे ट्रिग्नोमेट्री से जाने की कोशिश करोगे, अगर आप इस पे ट्रिग्नोमेट्री से जाने की कोशिश करोगे तो लंबा मेथड हो गया, मानते हो ये बात मेरी, ये लंबा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन अगर हम if we can simplify this function by vector laws, वेक्टर लॉज कौन से, देखो जैसे कि ट्रायंगल रूल, ठीक है, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ। अगर मेरे भाई जो वेक्टर के लिए डिफाइंड है आइडेंटिटीज, अगर यही आप साइनोसोइडल फंक्शन में लगा पाओ तो अब आप ये चीज सोचो ना कि आपकी मेहनत कितनी बच गई, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ लगाना आसान है एज कंपेयर टू इसे एक्सपैंड करके ओपन करना। तो अब देखो फेजर में करते क्या है, फेजर के अंदर एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस एरो की अगर आप y कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये साइन बताता है, और अगर मेरे भाई इसका x कोऑर्डिनेट देख लोगे तो ये कॉस बताता है। यानी अगर एक फेजर का, फेजर इज नथिंग बट अ एरो, फेजर इज नथिंग बट अ एरो, ठीक है, एक एरो है जिसका अगर आप हाइट देखोगे तो वो साइन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, और उसकी अगर विड्थ देखोगे तो वो कोसाइन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखो अगर एक मैं फेजर को ड्रॉ करूं, गरिमा थोड़ा सा पेशेंट रहो बेटा, एक बार मैं आपको फेजर और वेक्टर समझा दूंगा तभी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। तो देखो अगर यहां पे एंगल थीटा है और ये लेंथ है a, ये लेंथ है आपकी a, तो आप यहां पे वेक्टर रेजोल्यूशन से ये कह सकते हो ना a cos थीटा और a sin थीटा। तो अब हम देखो क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ फेजर इज RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइड, ठीक है, जो भी RMS वैल्यू होती है वही लेंथ होती है, और इसके अलावा देखो अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ले लूं, तो आप देखो इसको कैसे शो करोगे, आप इसकी लेंथ दिखाएंगे a/√2, और ये कितना एंगल बना रहा होगा, कायदे से ऐसे ही दिखाओगे ना। देखो मेरे भाई ωt+φ, अगर ωt+φ है तब आप कह सकते हो ये जो वर्टिकल लेंथ है दिस इज नथिंग बट, बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है ना आपकी मैक्सिमम वैल्यू को भी लेंथ मान लेते हैं, बहुत सारी बुक्स के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू को भी लेंथ मान लेते हैं, वैसा भी कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादा स्टैंडर्ड ये होता है कि आरएमएस को लेंथ माना जाए, आरएमएस को लेंथ माना जाए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, एज टाइम इंक्रीजेस ये ωt बढ़ेगा, यानी कि एंगल ऑफ फेजर बढ़ेगा। अब मेरे भाई अगर फेजर का एंगल बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं फेजर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, फेजर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कहो सर ये कितनी स्पीड पे घूमेगा, चलो आपने बोला कि घूम रहा है, तो मेरे भाई स्पीड निकालने के लिए इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लो, तो ये घूमेगा ओमेगा स्पीड से। ये कितनी स्पीड से घूमेगा, ये घूमेगा ओमेगा स्पीड से। तो इसका मतलब ये हुआ फेजर क्या है, फेजर क्या है, ध्यान से समझना, फेजर एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक साइनोसॉइडल फंक्शन को,
जहां उस वेक्टर की लेंथ होती है आरएमएस और वो घूम रहा होता है कितनी स्पीड से, ओमेगा नाम की स्पीड से, ओमेगा की स्पीड से। ये बात क्लियर हुई? ओमेगा स्पीड से घूमता है और ये क्या है, ये एक वेक्टर की तरह शो करने का तरीका है एक साइनोसोइडल क्वांटिटी को, एक साइनोसोइडल क्वांटिटी को। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ जाता है यहां से। तो इसीलिए मेरे भाई सबसे पहला मिसकंसेप्शन आप दिमाग से निकालोगे कि फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। बिल्कुल भी गलती से ऐसा मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि देखो फेजर के अंदर, मैं यहां पे एक स्लाइड और ऐड करता हूं, रिप्रेजेंटिंग a sinusoid as phasor। ठीक है, सबसे पहला मिसकंसेप्शन मैं आपके दिमाग से यह निकालना चाहता हूं कि फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। तो देखो अगर कभी ऐसा हो जाए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तब मेरे भाई आप इसको एक एरो से शो करोगे जिसकी लेंथ होगी a बाय रूट टू और इसका एंगल दिखाओगे फाइव, और ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा। तो एंगल शोन इज ऑलवेज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का क्या मतलब होता है, जो फेजर में आप एंगल दिखाएंगे, जो आप फेजर में एंगल दिखाएंगे वो t इक्वल टू 0 वाला एंगल होगा। अगर आप यहां t इक्वल टू 0 डाल दो तो इसका एंगल क्या आएगा, फाइव। दूसरी बात फेजर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एट ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज एट ओमेगा। ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है फेजर, और लेंथ कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू। अब देखो सबसे पहला डिफरेंस अगर आप समझो, वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन होती है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ क्वांटिटी, बट फेजर के अंदर जो डायरेक्शन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ अ क्वांटिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। देखो करंट है, करंट मान लो ये है आपका ऐसे, ठीक है। अब ये एक वायर मैं आपको दे रहा हूं जिसके अंदर ये करंट हमारा प्रोपोगेट कर रहा है। ये करंट जा रहा है आपका थीटा एंगल पे। ये जो वायर रखी है जिसमें करंट जा रहा है वो वायर रखी है थीटा एंगल पे, बट जब आप फेजर बनाएंगे, जब आप करंट का फेजर बनाएंगे तो इसकी लेंथ क्या लेंगे, Im बाय रूट टू, और आप इसका एंगल क्या बनाएंगे, फाई। आप इसका एंगल क्या बनाएंगे, फाई। अब इसका क्या मतलब हुआ, फाई इज एक्चुअली फेज ऑफ करंट एंड नॉट एक्चुअल करंट डायरेक्शन। समझ आया भाई बेसिक डिफरेंस? वेक्टर के अंदर जो एरो होता है वो एक्चुअल डायरेक्शन बताता है, फेजर के अंदर जो एरो होता है वो आपका फेज बताता है। अब देखो इसको आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह शो कर सकते हो, यानी ऐसे। देखो दूसरी बात, फेजर में कभी भी एरो नहीं दिखाओगे, फेजर में कभी भी एरो नहीं दिखाओगे, आप बार दिखाओगे, आप बार दिखाओगे। अब सौमन का क्वेश्चन आ रहा है फेजर एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है। देखो सौमन, मैंने क्या बताया, ये एंगल होता है ओमेगा टी प्लस फाइव। टाइम बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो किधर गया, गया लेफ्ट। एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है लेफ्ट। तो समय के साथ ये एंगल बढ़ता है, इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, आप दिखाओगे बार लगा के कैसे, Im बाय रूट टू
आर ई टू द पावर जे थीटा, ऐसे दिखा सकते हो, आर ई टू द पावर जे थीटा, और या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, आर एंगल फाई। दोनों ही तरीके सही हैं फेजर को दिखाने के लिए, दोनों ही तरीके आपके एकदम सही हैं फेजर को दिखाने के लिए। बट सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ कि फेजर का एरो फेज बताता है, ना कि डायरेक्शन। अब देखो यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल। अब ये इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है? दिस इज बेसिकली द फेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज। देखो जैसे वोल्टेज अगर है, जैसे देखो वोल्टेज अगर है, तो ये जो फाई आ रहा है ना इसके अंदर, ये फाई एक इलेक्ट्रिकल एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रिकल एंगल। और दूसरी चीज ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है ये किसकी टर्म्स में होता है? इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना। और ये मैकेनिकल एंगल क्या होता है? इट इज द स्पेस एंगल, स्पेस एंगल that can be observed। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है, आपने तुरंत देख के बोल दिया सर 90 डिग्री है, कि ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल होगा आपका मैकेनिकल एंगल। ठीक है, ये होगा आपका मैकेनिकल एंगल। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, आप तुरंत देख के बता सकते हो 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, ये बताओ इसका फेज क्या है, तो क्या आप देख के बता सकते हो? क्या आप में से कोई भी मेरा दोस्त यहां पे इस वायर के करंट का फेज देख सकता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल देख सकता है? नहीं देख सकता। तो इलेक्ट्रिकल एंगल कभी भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, मैकेनिकल एंगल हमेशा फिजिकली ऑब्जर्वेबल होते हैं। और आप मशीन के अंदर एक नियम भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 मैकेनिकल एंगल। ठीक है, समझ आया? अब देखो मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हुए। एंगल ऑफ फेजर, एंगल ऑफ फेजर represents phase, whereas angle of vector represents direction। फेज और डायरेक्शन का डिफरेंस क्लियर हुआ? पहला डिफरेंस तो ये हुआ मेरे भाई। दूसरा डिफरेंस कि मेरे भाई जो फेजर होता है ये बात करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एंगल की, हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल की टर्म्स में चलेगा, और जो आपका वेक्टर होता है वो हमेशा चलेगा मैकेनिकल एंगल की टर्म्स में। ठीक है, और हम लोग क्या डिफरेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि फेजर का एंगल फेज बताता है, वेक्टर का एंगल उसकी डायरेक्शन बताता है, वो उसकी डायरेक्शन बताता है। फेजर हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल में बनता है, वेक्टर हमेशा मैकेनिकल एंगल में बनता है। और एक मेजर सी चीज याद रखना, फेजर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइनोसोइडल क्वांटिटी, साइनोसोइडल क्वांटिटी। वेक्टर आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे भी बना सकते हो, डीसी एसी दोनों हो सकते हैं,
और वेक्टर आपका मैकेनिकल क्वांटिटीज के लिए भी हो सकता है, लेकिन फेजर हमेशा साइनोसोइडल क्वांटिटी के लिए ही होता है। अब गरिमा का क्वेश्चन है फिर जो स्टार कनेक्शन में 120 डिग्री अपार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं फिजिकली। देखो गरिमा क्या होता है, जब हम एक सिंक्रोनस मशीन या इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो वहां हम तीनों वाइंडिंग को फिजिकली भी 120 डिग्री पे रखते हैं और उनके करंट्स के अंदर भी 120 डिग्री का एंगल देते हैं। तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आपकी वो साइनोसॉइडल होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती ही होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां डुअल नेचर पोजेस करती है, फेजर भी और वेक्टर भी। बट इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन के अंदर स्पेस और टाइम दोनों चलते हैं, तो वहां फेजर की भी बात होती है और वहां वेक्टर की भी बात होती है। ठीक है, अब देखो फेजर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, और जो वेक्टर की लेंथ होती है वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, अभी मैं मशीन्स के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं कि कैसे सिंक्रोनस के अंदर फेजर वेक्टर दोनों लगते हैं, बट अभी के लिए आपको यह समझ आना चाहिए कि जो आप लोग कहते आए हो कि फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, वैसा कुछ भी नहीं है। फेजर एक अलग चीज है, वेक्टर एक अलग चीज है। फेजर को अगर बेसिक शब्दों में समझना है तो आप क्या बोलोगे, फेजर एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी को वेक्टर तरीके से दिखाने का एक तरीका है। फेजर एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी को एक वेक्टर की तरह दिखाने का तरीका है। अब देखो फेजर आपके कौन कौन से होते हैं, वोल्टेज और करंट। और अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि इंपीडेंस क्या है, फेजर या वेक्टर। तो मेरे भाई इंपीडेंस ना तो फेजर है ना वेक्टर है, इंपीडेंस बस है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर है बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ना तो फेजर और ना ही वेक्टर। ठीक है, These both are neither फेजर नॉर वेक्टर। कोई भी फेजर बनाने के लिए साइन ओमेगा टी का टर्म आना जरूरी है। अभी मेरे दोस्त ने यह भी पूछा था कि सर फेजर का लॉ तभी लगाते हैं जब दो फेजर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दो फेजर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, फेजर कितनी स्पीड से घूमता है, ओमेगा स्पीड से। अगर दो फेजर सेम स्पीड से घूमेंगे, हमेशा एक साथ घूमेंगे, तो क्या होता है, उनके बीच का एंगल फिक्स रहता है, उसको ऐड किया जा सकता है। अब अगर दोनों अलग अलग स्पीड से घूमेंगे तो इनके बीच का एंगल बदलेगा, इनके बीच का एंगल अगर बदलेगा तो बार बार इनका एडिशन बदलेगा, गरिमा आप Z पे बार दिखाते हो, Z इज नॉट अ फेजर, ये बात दिमाग के अंदर बिठा लो, Z इज नॉट अ फेजर, Z इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए उस पे एक बार लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो फेजर एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अपनी सुविधा के लिए की है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है कुछ भी। ये हमने सिर्फ क्यों बनाया, ताकि ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम मेथड, ये सभी चीजें हम साइनोसॉइडल क्वांटिटी पे अप्लाई करके उनका सम और डिफरेंस इजी वे के अंदर निकाल पाए। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी कि फेजर और वेक्टर में मेनली क्या डिफरेंस होता है।